नमस्कार दोस्तों, आज 17 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो पहले पेज पे नहीं है। आज जो हमारी पहली न्यूज़ है वो हमारे चौथे पेज पे है। सबसे पहले मामला है प्रपोजल फॉर सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसीव सेंट्रल अप्रूवल, है ना। सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक वर्ड है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे पहली बार किसी परियोजना को बनाया गया हो, है ना। उसके पहले वहां पे कोई एयरपोर्ट नहीं था, कोई भी इस प्रकार का ढांचा नहीं था, वहां पे पहली बार बनाया गया तो उसे हम ग्रीनफील्ड के नाम से जानते हैं। अब एयरपोर्ट रिसीव सेंट्रल अप्रूवल, एक तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये पर्यावरण के क्षेत्र का मामला है, तो केंद्र सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद एनजीटी वगैरह उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ के मतलब मैं इसके लिए प्रॉपर पर्टिकुलरली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे पेसा अधिनियम से यदि वो जंगलों के बीच की ज़मीन हो तो वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है ना। इस प्रकार से कई अप्रूवल लेना पड़ते हैं। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसीव सेंट्रल अप्रूवल मिल गया है इसको। अब आगे इस पे बात होगी, है ना। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज देखनी है वो है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे भी नॉट ए विसिल ब्लोअर, है ना। नॉट ए विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब लोकपाल पढ़ रहे थे तब ऐसे व्यक्ति को कहते थे जो जनता की आवाज उठाता था या किसी मुद्दे को उठाता था। किसके लिए? तो सामान्य लोगों के हितों के लिए। इसी पे एक मामला हुआ है कि जो अमेरिका का पेंटागन क्षेत्र है, मतलब जो रक्षा विभाग है, उससे कुछ दस्तावेज लीक हुए। उन दस्तावेजों में यह कहा गया था कि यूक्रेन की तरफ से कितने देशों की सेनाएं लड़ रही हैं इसके बारे में खुलासे थे, और कई ऐसे अहम तथ्य थे जो कि सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे। और इसका जो अभियुक्त है या इसका जो गुनहगार है वो एक 21 वर्ष का लड़का है ना। और नाम क्या है? जैक टेक्सीरिया, 21, ए मेंबर ऑफ द एयर नेशनल गार्ड इन द केस ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन द पेंटागन दैट वाज लीक्ड ऑन सोशल मीडिया इन देयर रिसेंट मंथ। ठीक है, तो ये किया गया है। अब इसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह जनता के हित में है, क्योंकि ये रक्षा से संबंधित है, तो इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज देखनी है वो हमें पेज नंबर 12 में देखनी है। और पेज नंबर 12 में जो है 9, 10, 11 एंड 12 G7 मिनिस्टर्स कमिट टू वर्क फॉर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2035, है ना। ये एक बहुत बड़ा एम रखा गया है 2035 तक, मतलब आज से ठीक 12 साल बाद कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे। अब फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे और इतनी जल्दी यह लक्ष्य पा लिया जाए, यह सामान्यतः अभी असंभव दिखता है दोस्तों। अभी हम सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड जो क्या बोलते हैं क्वांटम के क्षेत्र में हम जा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे जहां पे हम एनर्जी के विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या यह विकल्प उतने ही कारगर हैं जितने कारगर फॉसिल फ्यूल हैं। यदि ऐसा होता है तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, पूरे विश्व के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ते जा रहा है वो कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह है कि हम फॉसिल फ्यूल की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, पर जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं क्या वह मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हैं? क्या वह प्रदूषण बढ़ाने में सहायक नहीं है? क्या वह प्रदूषक के रूप में कार्य नहीं करते हैं? यह सोचने की बात है। जैसे आप देखो कि बिजली का उपयोग किससे बन रहा है? तो कोयले से बन रहा है या पेट्रोलियम पदार्थों से बन रहा है। लेकिन जो हम घरों में रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं या अन्य उपकरण यूज कर रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, क्या वह कार्बन उत्सर्जन नहीं करती? क्या वह पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है? यदि है नहीं है तो हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा, है ना। खैर ये अच्छी बात है
कि हाइड्रोजन की तरफ बढ़ें, एथेनॉल की तरफ बढ़ें, है ना। ये अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ें, लेकिन हमें यह इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो है किसी देश के हितों की कीमत पे ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी कार्बन फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी विकसित कर ली, पर वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि सामान्यतः विकासशील देश और पिछड़े देश उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या होता है कि ये नैतिक दबाव बनाने लगते हैं जो टॉप की कंट्रीज हैं कि आपको भी इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब यहाँ पे विकासशील देश और पिछड़े देशों का तर्क यह होता है कि हमें तो करना तो चाहिए, पर हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी सहायता करनी चाहिए। और $100 बिलियन का जो हमने तय किया था कि हर साल $100 बिलियन गरीब देशों को दिया जाएगा, वो आज तक ये जमीन पर ये मामला नहीं उतर पाया है ना। तो ये मामला बनता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद जो है 11 डाई इन हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग गवर्नमेंट फंक्शन इन नवी मुंबई, है ना। 11 लोग मारे गए हैं हीट स्ट्रोक से। अब आपको यह देखना है कि हीट स्ट्रोक या लू कह लें, है ना, तो 11 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिल रहा था करघर में, और उनके जो उसके कारण जो लोग आए थे वो काफ़ी मतलब धूप थी, गर्मी थी, और उसके कारण से काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। अब जैसे हीट स्ट्रोक या लू की बात चलती है, तो हमें सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा जो शेल्टरलेस हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो बाहर रहने को मजबूर हैं, जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है, उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और यह अभी से शुरू है, तो अभी तो गर्मी की शुरुआत है ना। तो यह सोशल इशू है कि इसके लिए आप यदि वहाँ पे डीएम होते या उस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी होते तो आप कौन सा उपाय अपनाते, ठीक है। तो ये आपको ये पढ़ना है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 15 पे है ना। पेज नंबर 15 पे है, और पेज नंबर 15 पे ये है कि श्रीलंका at 75 is a failed state, says former president कुमारतुंगा। 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और उसके बाद इन्होंने एक तरीके से फेल स्टेट, चूँकि आपने देखा होगा कि अभी इकोनॉमिक आर्थिक संकट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हुई है। उसी पे ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं चंद्रिका रामादुंगा, उन्होंने ही कहा है। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, आप श्रीलंका के बारे में थोड़ी समझ विकसित कर लेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।